नमस्ते, फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, द ज़ोडिएक किलर। अमेरिका के इतिहास का शायद सबसे मशहूर, सबसे पेचीदा, अनसुलझा सीरियल किलर केस। एक ऐसा नाम जिसने लेट 1960s और 70s में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में रहने वालों की रातों की नींद उड़ा दी थी। मतलब एक दहशत फैला दी थी। और ये कोई ऐसा वैसा किलर नहीं था जो अंधेरे में छुपकर वार करे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी हिम्मत देखिए, ये तो जानबूझकर पुलिस और मीडिया को खत लिखता था, उन्हें पहेलियां भेजता था, सिफर जिसे कहते हैं। हाँ, क्रिप्टिक लेटर्स और सिफर्स खुलेआम चिढ़ाता था। बिल्कुल, इसने डर का एक ऐसा माहौल बनाया कि ये सिर्फ कैलिफोर्निया का नहीं बल्कि पूरे देश का एक नेशनल ऑब्सेशन बन गया। सही कह रही हैं। एक ऐसा रहस्य जो आज भी इतने सालों बाद भी लोगों के जहन में ताजा है, फैसिनेट करता है। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, रिपोर्ट्स, नोट्स, आर्टिकल्स, उनके जरिए हम इस फैंटम की कहानी की गहराई में उतरेंगे। कोशिश करेंगे इस पहेली को समझने की। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 20 दिसंबर 1968, एक सर्द रात। जगह बेनिसिया, कैलिफोर्निया में लेक हरमन रोड। उस रात 2 टीनेजर्स थे, डेविड फैराडे 17 साल का और बेटी लू जेनसन 16 की। उनकी पहली डेट थी वो। पहली डेट। और वो लेक हरमन रोड, वो उस जमाने में काफी सुनसान जगह थी। हाँ बिल्कुल, लवर्स लेन कहते थे उसे। मतलब ऐसी जगह जहाँ कपल्स अक्सर एकांत में वक्त बिताने जाते थे। ओके। रात करीब 11:15 बजे का वक्त था। वो अपनी कार में पार्क थे, तभी एक और कार उनके पास आकर रुकी। और फिर हमला। हाँ। गोलियों की आवाज गूंजी। हमलावर ने पहले उनकी कार पर गोलियां चलाईं, फिर डेविड को कार में ही सिर पर गोली मार दी। ओह। और बेटी लू जेनसन। बेटी लू ने भागने की कोशिश की, पर कातिल ने उसका पीछा किया और उसे पीठ में 5 बार गोली मारी। .2 कैलिबर की पिस्टल यूज हुई थी। 5 बार, और वो भी पहली डेट पर। भयानक। और सबसे अजीब बात क्या थी? क्या कोई लूटपाट नहीं हुई, कोई सेक्सुअल असॉल्ट का निशान तक नहीं। मतलब मकसद क्या था, कुछ पता नहीं। बस एक ठंडा कैलकुलेटेड मर्डर। बिल्कुल। और इसके बाद एकदम खामोशी, लगभग 7 महीने तक। 7 महीने? हाँ, ये जो खामोशी का दौर होता है, एक्सपर्ट्स इसे अक्सर सीरियल किलर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं ना। सही। मतलब वो वक्त जब कातिल अपने अगले शिकार से पहले कुछ टाइम शांत रहता है, शायद अगली प्लानिंग करता है या जो भी। और ये खामोशी टूटी 4 जुलाई 1969 की आधी रात को। जगह थी वेलेहो शहर का ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क। फिर से एक लवर्स लेन। हाँ, पैटर्न देखिए। इस बार शिकार बने डार्लिन फेरिन 22 साल की और माइकल मज्यू 19 साल का। इस बार अटैक किसे हुआ? कुछ अलग था? थोड़ा अलग। पहले एक कार पास आकर रुकी, फिर थोड़ी देर बाद चली गई, फिर वही कार वापस आई। अच्छा। उसका ड्राइवर टॉर्च लेके इनकी कार की तरफ बढ़ा। माइकल को लगा शायद पुलिस वाला है। उसने खिड़की नीचे की। और वो पुलिस वाला नहीं था? बिल्कुल नहीं। उस आदमी ने बिना कुछ कहे 9mm पिस्टल से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। डार्लिन की तो मौके पर ही मौत हो गई। और माइकल मज्यू? माइकल को कई गोलियां लगी, पर वो चमत्कारिक रूप से बच गया। बच गया? ये तो बहुत बड़ी बात थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ, और यहीं से ये केस और ज्यादा रहस्यमयी हो गया, क्योंकि माइकल बच गया था, एक चश्मदीद था। और कैसे? हमले के करीब 40 मिनट बाद, रात 12:40 पर वलेहो पुलिस डिपार्टमेंट में एक फोन कॉल आया। फोन कॉल किसका? एक आदमी का। आवाज एकदम शांत सपाट थी। उसने कहा, आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अ डबल मर्डर। फिर उसने पार्क की लोकेशन बताई और कहा, दे वर शॉट विद अ 9mm लूगा। ओके। और फिर उसने कहा, आई ऑल्सो किल दोज किड्स लास्ट ईयर, गुड बाय। क्या मतलब उसने लेक हामन रोड मर्डर्स की जिम्मेदारी भी ले ली? हाँ, ये ज़ोडिएक का पहला सीधा संपर्क था पुलिस के साथ। उसने खुद दोनों हमलों को लिंक कर दिया। यहीं पर वो सवाल आता है जो रॉबर्ट ग्रेसमैक ने अपनी किताब ज़ोडिएक में भी उठाया था। क्या डार्लिन फेरन अपने कातिल को जानती थी? हाँ, ये थ्योरी काफी चलती है, क्योंकि माइकल मज्यू जो बच गया था, उसके बयान भी थोड़े कंफ्यूजिंग थे। कैसे? कभी उसने कहा कि हमलावर को नहीं जानता, कभी उसने रिचर्ड जैसा कोई नाम लिया, पक्का नहीं था। और डार्लिन के कोई कनेक्शंस? कुछ थे। वो पहले विक्टिम्स डेविड और बेटी लू को जानती थी, वो लेक हर्मन रोड से भी वाकिफ थी। अच्छा। हाँ, और एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें डार्लिन
एक ऐसे आदमी के साथ थी जिसका हुलिया ज़ोडियाक के बाद में बने पुलिस स्केच जैसा लगता था। तो क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या कोई गहरा कनेक्शन था? कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सवाल हमेशा इस केस के साथ जुड़ा रहा। इन 2 हमलों के बाद ज़ोडियाक रुका नहीं, बल्कि उसने जो अगला हमला किया वो शायद उसका सबसे भयानक और थिएट्रिकल अटैक था। बिल्कुल 27 सितंबर 1969, लेक बेरियासा, नैपा काउंटी। विक्टिम्स 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे, ब्रायन हार्टनेल 20 साल का और सेसिलिया शेपर्ड 22 की। वो झील किनारे पिकनिक मना रहे थे। दोपहर का वक्त था। हाँ, शाम होने वाली थी, तभी उन्होंने देखा कि एक भारी भरकम आदमी पेड़ों के पीछे से उन्हें घूर रहा है। फिर वो आदमी बाहर आया और उसने एक बहुत ही अजीब कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। कॉस्ट्यूम? कैसा कॉस्ट्यूम? ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा लग रहा है। सोचिए, सिर पर एक काला एग्जीक्यूशनर स्टाइल हुड जिसमें आंखों के लिए कटआउट थे और उस पर क्लिप ऑन सनग्लासेस लगे थे। बाप रे। और छाती पर एक बिब जैसा कपड़ा पहना था जिस पर सफेद घेरे में एक क्रॉसहेयर जैसा सिंबल बना हुआ था। बंदूक का निशाना होता है ना, वैसा। वही सिंबल जो बाद में ज़ोडियाक की पहचान बना। हाँ, वही। ये पहली बार था जब वो सिंबल किसी क्राइम सीन पर दिखा था, पहनने वाले पर। उसका इरादा साफ था, सिर्फ मारना नहीं बल्कि दहशत फैलाना, एक इमेज बनाना। बिल्कुल। उसने बंदूक दिखाकर कहा कि वो एक जेल से भागा कैदी है और मेक्सिको जाने के लिए उनकी कार और पैसे चाहिए। तो उसने लूट का बहाना किया पहले। हाँ, शायद उन्हें काबू में करने के लिए। उसने सेसिलिया से कहा कि वो ब्रायन को कपड़े की रस्सियों से बांधे, फिर उसने खुद सेसिलिया को बांधा, फिर ब्रायन को और कसकर बांध दिया। ब्रायन को तब भी लग रहा था कि सिर्फ लूटपाट है, लेकिन फिर क्या हुआ? उस आदमी ने अचानक एक लंबा चाकू निकाला। ओह, चाकू। गन से नहीं? नहीं, इस बार चाकू। उसने दोनों पर बेरहमी से वार किए। ब्रायन को 6 बार चाकू मारा गया। और वो बच गया? हाँ, वो बच गया। लेकिन सेसिलिया, उसे 10, कुछ सोर्सेस कहते हैं 24 गहरे घाव लगे। वो 2 दिन बाद अस्पताल में नहीं बच पाई। बहुत भयानक। और वो कातिल, उसने वहां भी कोई निशान छोड़ा? हाँ, जाते जाते उसने ब्रायन की कार के दरवाजे पर काले मार्कर से लिखा। उसने पिछले हमलों की तारीखें लिखी, फिर लिखा सितंबर 27, 69, 6:30 बाय नाइफ, और फिर अपना वो क्रॉस हेयर सिंबल बनाया। तो ये पहला पक्का फिजिकल सबूत था जो तीनों हमलों को जोड़ता था। तारीखें, तरीका, चाकू और सिंबल। बिल्कुल। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने फिर से फोन किया। फिर से? उसी रात। हाँ। शाम 7:40 पर क्राइम सीन से करीब 27 मील दूर नापा शहर के एक पे फोन से शेरिफ डिपार्टमेंट को कॉल किया। फिर से वही शांत आवाज। डबल मर्डर रिपोर्ट किया, जुर्म कबूला, और इस बार उसने फोन का रिसीवर नीचे नहीं रखा, हुक पर लटका दिया। क्यों? ताकि कॉल ट्रेस ना हो पाए? शायद। पुलिस को उस फोन बूथ से एक गीला पाम प्रिंट मिला, पर वो कभी किसी सस्पेक्ट से मैच नहीं हुआ। क्या उस दिन लेक बेरिसा पर कोई और चश्मदीद थे जिन्होंने उसे देखा हो बिना कॉस्ट्यूम के? हाँ, थे। झील के पास एक डेंटिस्ट और उसके बेटे ने, और 3 महिलाओं ने भी उस दिन एक संदिग्ध भारी डील डॉल वाले आदमी को देखा था, बिना हुड के। अच्छा। हाँ, और उन महिलाओं की मदद से पुलिस ने एक आइडेंटिटी किट स्केच बनवाया। वो स्केच बचे हुए विक्टिम्स माइकल मज्यू और ब्रायन हार्टनेल्स के बताए हुलिये से काफी मिलता जुलता था। क्या हुलिया था? करीब 6 फीट लंबा, 200 पाउंड वजन, मतलब अच्छा खासा भारी आदमी, छोटे बाल, शायद चश्मा पहनता का। लेक बेरियासा के ठीक 2 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर 1969 ज़ोडियाक ने अपना आखिरी कंफर्म्ड मर्डर किया। हाँ, और इस बार वो सीधा सैन फ्रांसिस्को शहर के अंदर आ गया था, प्रेसिडियो हाइट्स, जो कि एक पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ विक्टिम कौन था? पॉल स्टाइन, एक 29 साल का कैब ड्राइवर था जो पार्ट टाइम स्टूडेंट भी था। कैब ड्राइवर? तो क्या ये रैंडम था? लगता तो यही है। रात करीब 9:30 बजे जब स्टाइन अपने पैसेंजर को वॉशिंगटन और चेरी स्ट्रीट के कोने पर लेकर पहुंचा, उसी पैसेंजर ने उसे सिर में 9mm पिस्टल से गोली मार दी। क्या मकसद था इस बार? लूटपाट? उसने स्टाइन का वॉलेट और चाबियां ली तो लूटपाट लग सकती है, लेकिन फिर उसने एक बहुत अजीब चीज की। क्या? उसने स्टाइन की खून से सनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ लिया। शर्ट का टुकड़ा? क्यों? जैसे कोई ट्रॉफी हो, जैसे वो अपनी जीत का, अपने शिकार का एक सबूत अपने पास रखना चाहता हो। ये उसके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के बारे में बहुत कुछ बताता है। ग्रैंडियोसिटी, खुद को बहुत बड़ा समझना। बिल्कुल। फिर उसने बड़े आराम से कैब को पोंछा, शायद फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए, और चला गया। क्या इस बार भी कोई चश्मदीद थे? प्रेसिडियो हाइट्स तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। हाँ, थे।
सड़क के ठीक सामने एक घर की खिड़की से 3 टीनेजर्स ने ये सब होते हुए देखा। उन्होंने पुलिस को कॉल किया? फौरन उन्होंने कातिल का हुलिया भी बताया। एक भारी भरकम गोरा आदमी, शायद 30-40 साल का, चश्मा पहने हुए। लेकिन यहीं पर पुलिस से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। फिर से चूक? क्या हुआ इस बार? पुलिस डिस्पैचर ने गलती से रेडियो पर अलर्ट जारी कर दिया कि सस्पेक्ट एक ब्लैक आदमी है। क्या? व्हाइट की जगह ब्लैक? हाँ, और नतीजा ये हुआ कि जब 2 पुलिस ऑफिसर्स, डोनाल्ड फाउक और एरिक जेल्म्स, क्राइम सीन की तरफ जा रहे थे, तो उनका सामना एक वाइट आदमी से हुआ जो क्राइम सीन से कुछ दूर सड़क पर आराम से जा रहा था। और उन्होंने उसे रोक लिया? नहीं, क्योंकि उन्हें तो ब्लैक सस्पेक्ट की तलाश थी। उन्होंने उस आदमी से सिर्फ पूछा कि क्या उसने कुछ देखा है। उसने ना कहा और ऑफिसर्स आगे बढ़ गए, उसे जाने दिया। कमाल है। ये तो मतलब कातिल बिल्कुल सामने था। और मजे की बात, ज़ोडिएक ने बाद में एक खत में लिखा कि वो आदमी वही था। उसने दावा किया कि पुलिस ने उसके बात भी की थी और उसे जाने दिया। यकीन नहीं होता। ये चूक तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत भारी पड़ी होगी। बहुत भारी। सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट के 2 जाने-माने डिटेक्टिव्स, बिल आर्मस्ट्रॉन्ग और डेव टोची, को ये केस सौंपा गया। टोची तो खासकर सालों तक इस केस के पीछे जुनून की हद तक लगे रहे। पर उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। नहीं, बल्कि टोस्ची बाद में खुद एक विवाद में फंस गए। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने खुद को तारीफ करते हुए गुमनाम पत्र लिखे थे और इस वजह से उन्हें ज़ोडिएक केस से हटा दिया गया। तो ये तो थे ज़ोडिएक के वो भयानक हमले जिनकी पुलिस पुष्टि करती है। लेक हार्मन रोड, ब्लू रॉक स्प्रिंग्स, लेक बेरियासा और पॉल स्टाइन। लेकिन ज़ोडिएक सिर्फ गोलियों और चाकू से ही नहीं खेल रहा था। नहीं, वो स्याही से भी खेल रहा था, और शायद ये खेल ज्यादा खतरनाक था। उसके खत और सिफर इस केस का सबसे अनोखा, सबसे डरावना पहलू है। हाँ, हमलों के साथ साथ उसने ये दिमागी खेल का मोर्चा भी खोल रखा था। मीडिया और पुलिस को भेजे उसके खत, उसकी पहेलियां। बिल्कुल। अगस्त 1969 में ब्लू रॉक स्प्रिंग्स अटैक के कुछ ही हफ्तों बाद उसने सैन फ्रांसिस्को के 3 बड़े अखबारों वेलेहो टाइम्स हेरल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को लगभग एक जैसे खत भेजे। इनमें क्या था? उसने पहले 2 हमलों की जिम्मेदारी ली, ऐसी डिटेल्स बताईं जो सिर्फ कातिल को पता हो सकती थी, और हर खत के साथ 408 सिंबल्स वाले एक सिफर का 1/3 हिस्सा भेजा। अच्छा, तीनों को मिला के एक पूरा सिफर बना, Z408 सिफर। हाँ, और उसने धमकी दी कि अगर अखबारों ने इसे अपने फ्रंट पेज पर नहीं छापा तो वो वीकेंड पर दर्जन भर लोगों को मारेगा। और उसने दावा किया कि सिफर में उसकी पहचान छुपी है। हाँ, उसने कहा था, इन दिस साइफर इज माई आइडेंटिटी। सोचिए कितना बड़ा चैलेंज था ये पुलिस और पब्लिक के लिए। क्या इसे कोई सॉल्व कर पाया? FBI, CIA? मजे की बात यह है कि ये टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसे नहीं तोड़ पाईं। तो फिर इसे क्रैक किया सेलिनास शहर के एक हाई स्कूल टीचर डोनाल्ड हार्डन और उनकी पत्नी बेट्टी ने, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। एक आम टीचर ने? कैसे? उन्होंने एक सिंपल अनुमान लगाया। उन्हें लगा कि एक कातिल के मैसेज में किल या किलिंग जैसे शब्द जरूर होंगे। उन्होंने सिंबल्स को अक्षरों से रिप्लेस करने की कोशिश की और इसी क्लू से वो कामयाब हो गए। कमाल है। तो उस सिफर में लिखा क्या था? क्या उसमें कातिल का नाम था जैसा उसने कहा था? नहीं, नाम तो नहीं था। उसने लिखा था, आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज सो मच फन। क्या उसे मजा आता था? हाँ, इट इज मोर फन देन किलिंग वाइल्ड गेम इन द फॉरेस्ट बिकॉज मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ऑल। ये तो बहुत डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल। टू किल समथिंग गिव्स मी द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। After I die, I will be reborn in paradise, and all the people I have killed will become my slaves. I will not give you my name. पैराडाइज की स्पेलिंग गलत, स्लेव्स। ये साफ दिखाता है कि वो खुद को कितना बड़ा समझता था। और ये स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्या ये जानबूझकर थी? हो सकता है। शायद वो पुलिस को गुमराह करना चाहता था या अपनी असल एजुकेशन छुपाना चाहता था। एक साइकाइट्रिस्ट ने उस वक्त कहा था कि ये मैसेज कातिल की ग्रैंडियोस फैंटेसी और उसके आइसोलेशन को दिखाता है। और 4 अगस्त 1969 के अगले खत में उसने पहली बार खुद को ज़ोडिएक कहा। हाँ। उस खत में उसने लिखा, दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग, और अपना वो क्रॉस हेयर सिंबल भी इस्तेमाल किया। उसने पुलिस चीफ को चैलेंज किया, मर्डर्स की और डिटेल्स दी। उसके बाद उसने और सिफर भेजे। हाँ, नवंबर 1969 में उसने एक और कहीं ज्यादा मुश्किल सिफर भेजा, 340 कैरेक्टर्स का, Z340। और ये कितने टाइम में सॉल्व हुआ?
Z408 तो हफ्ते भर में हो गया था। ये 51 साल तक अनसुलझा रहा। 51 साल। हाँ, सोचिए आधी सदी से ज्यादा लग गई इसे क्रैक करने में। दिसंबर 2020 में जाकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के 3 अमेच्योर कोड ब्रेकर्स डेविड ओरांचैक, सैम ब्लेक और जाल वैन आई की टीम ने इसे कंप्यूटर एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व किया। इनक्रेडिबल। इसमें क्या था? क्या इसमें पहचान मिली? पहचान तो इसमें भी नहीं की। इसमें उसने एक टीवी शो पर आने से मना किया था। कहा कि उसे गैस चेम्बर से डर नहीं लगता क्योंकि वो उसे जल्दी पैराडाइज पहुंचा देगा जहां उसके पास पहले से ही काम करने के लिए बहुत सारे गुलाम हैं। फिर से वही पैराडाइज की गलत स्पेलिंग, वही गुलामों वाली फैंटेसी। मतलब साइफर सॉल्व होने के बाद भी मिस्ट्री और गहरी हो गई। बिल्कुल। ज़ोडियाक के खतों में सिर्फ साइफर ही नहीं थे, वो सबूत भी भेजता था, धमकियां भी देता था, अजीब मांगे भी करता था। जैसे पॉल स्टाइन के मर्डर के बाद अक्टूबर 1969 में उसने सबूत के तौर पर स्टाइन की खून सनी शर्ट का टुकड़ा सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजा, ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि खत उसी ने लिखा है। हाँ। फिर दिसंबर 1969 में उसने एक और टुकड़ा मशहूर वकील मेल्विन बेली को भेजा। साथ में एक अजीब सी अपील लिखी थी, प्लीज हेल्प मी, आई एम ड्राउंडिंग। मदद मांग रहा था। ये भी कोई खेल था? ये ना मुश्किल है, शायद वो ध्यान खींचना चाहता था। उसने स्कूल बस पर बम से हमला करने की धमकी दी, उसके डायग्राम्स भेजे। ये धमकी बहुत सीरियसली ली गई थी। और उसने स्कोर भी बताना शुरू कर दिया था। हाँ, एक खत में उसने लिखा HQFI-10, SFPD 0, जैसे ये कोई मैच चल रहा हो। और फिर वो ज़ोडियाक बटन्स वाली मांग, वो क्या थी? हाँ, अप्रैल 1970 में उसने एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा जिसमें मांग की कि लोग ज़ोडियाक बटन पहने, वरना वो बम धमाका करेगा या लोगों को सजा देगा। फिर जुलाई 1970 में उसने गिलबर्ट और सुलिवन के ओपेरा द मिकाडो का मजाक उड़ाते हुए अपनी विक्टिम्स की लिस्ट के बारे में लिखा और स्कोर अपडेट किया, HQFI 13, SFPD 0। 13 विक्टिम्स? पुलिस तो सिर्फ 5 कंफर्म कर रही थी। हाँ, वो अपने विक्टिम्स की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। जून 1970 में उसने एक और पहेली भेजी, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया का मैप, जिस पर माउंट डियाब्लो पर एक कंपास जैसा निशान था। माउंट डियाब्लो मैप? हाँ। साथ में एक और अनसुलझा 32 कैरेक्टर सिफर था, Z32 था, जिसके बारे में उसने कहा कि ये बम की लोकेशन बताएगा। बाद में उसने रेडियन और इंच में हिंट भी दिए। एक थ्योरी है कि ये रेडियन अलग अलग क्राइम सीन को माउंट डियाब्लो से जोड़ते हैं। और अब अप्रैल 1970 में उसने वो छोटा सिफर भेजा था जिसके साथ लिखा था माय नेम इज। हाँ, Z13, सिर्फ 13 कैरेक्टर का। ये आज तक अनसुलझा है। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया है कि ये एल्फ्रेड ई न्यूमन मैड मैगजीन का कैरेक्टर हो सकता है, पर कंफर्मेशन नहीं है। उसने कैथलीन जॉन्स वाली घटना का भी जिक्र किया था, जिसे उसने किडनैप करने की कोशिश की थी। हाँ, जुलाई 1970 के खत में उसने उस महिला और उसके बच्चे का जिक्र किया था। और फिर उसने रिपोर्टर पॉल एवरी को टारगेट किया। अक्टूबर 1970 में हैलोवीन का वक्त था। उसने पॉल एवरी, जो क्रॉनिकल के लिए ज़ोडियाक केस कवर कर रहे थे, को एक डरावना हैलोवीन कार्ड भेजा। उस पर लिखा था, पीकबू यू आर डूम्ड, और अंदर लिखा था, फ्रॉम योर सीक्रेट पैल। साथ में 14 विक्टिम्स का इशारा भी था। एवरी डर गए होंगे बहुत, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ी थी। इसके बाद एवरी को चेरी जो बेट्स मर्डर, जो 1966 में रिवर साइड में हुआ था, और ज़ोडियाक के बीच लिंक बताने वाला एक गुमनाम लेटर भी मिला। ज़ोडियाक का आखिरी कंफर्म्ड खत कब आया? मार्च 1971 में लॉस एंजलिस टाइम्स को एक लेटर आया जिसमें उसने 17 विक्टिम्स का दावा किया और रिवरसाइड एक्टिविटी का जिक्र किया, जो शायद चेरी जो बेट्स केस की तरफ इशारा था। इसके बाद वो लगभग 3 साल चुप रहा। 3 साल की चुप्पी? हाँ। फिर जनवरी 1974 में अचानक एक और खत आया, जिसे एग्जॉर्सिस लेटर कहते हैं। एग्जॉर्सिस फिल्म के नाम पर? हाँ, उसने उस वक्त रिलीज हुई फिल्म द एग्जॉर्सिस की तारीफ की, फिर द मिकाडो का एक और वर्स लिखा, एक अजीब सा सिंबल बनाया और अपना फाइनल स्कोर दिया, Me = 37, SFPD = 0। 37 विक्टिम्स? हाँ,
ये उसका आखिरी कंफर्म्ड लेटर माना जाता है। इसके बाद भी कुछ संदिग्ध लेटर्स मिले, पर उनकी पुष्टि नहीं हो पाई कि वो ज़ोडिएक ने ही लिखे थे। तो ज़ोडिएक ने खुद 37 पीड़ितों का दावा किया। रॉबर्ट ग्रेस्मिथ ने अपनी किताब में 49 तक का अनुमान लगाया, जबकि पुलिस ने सिर्फ 5 मौतें और 2 घायलों को ही ज़ोडिएक से कंफर्म रूप से जोड़ा। सही। लेकिन शक हमेशा रहा कि क्या ज़ोडिएक के शिकार सिर्फ यही 7 लोग थे, या उसने और भी कत्ल किए थे जैसा वो दावा कर रहा था। कई ऐसे अनसुलझे मामले हैं जिन्हें ज़ोडिएक से जोड़ा जाता है, पर पक्का सबूत नहीं है। हाँ, इन्हें ज़ोडिएक के संदिग्ध पीड़ित या पॉसिबल विक्टिम्स कहा जाता है। इनमें सबसे अहम कौन से हैं जिन पर शक ज्यादा गहरा है? सबसे मजबूत शक तो 1966 के चेरी जो बेट्स केस पर ही है, रिवरसाइड में। हाँ, जिसका जिक्र ज़ोडिएक ने खुद भी किया था। बिल्कुल। वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, लाइब्रेरी के पास बेरहमी से उसका कत्ल हुआ था। उसकी कार की वायरिंग काटी गई थी जैसे उसे रोकने के लिए। पास में एक पुरुष की टाइमेक्स खड़ी मिली थी। और वो खत और कविता, हाँ, एक टाइप किया हुआ कन्फेशन लेटर मिला जिसकी स्टाइल ज़ोडिएक जैसी थी, और लाइब्रेरी की डेस्क पर एक डरावनी कविता खुर्ची हुई मिली थी, सिक ऑफ लिविंग अनविलिंग टू डाई, जिसकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को ज़ोडिएक की हैंडराइटिंग से मिलती जुलती लगी। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग लिंक लगता है। पर रिवरसाइड पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं था। इसके अलावा 1963 में सांता बारबरा के पास एक बीच पर रॉबर्ट डोमिंगोस और लिंडा एडवर्ड्स नाम के कपल का मर्डर हुआ था। उसमें क्या ज़ोडिएक जैसा था? उन्हें 22 कैलिबर से मारा गया था, जो लेक हरमन रोड में भी इस्तेमाल हुई थी। उन्हें रस्सी से बांधने की कोशिश की गई थी, जैसा लेक बेरिएसा में हुआ, और उनके शवों को जलाने की भी कोशिश की गई थी। वहां के शेरिफ को ज़ोडिएक लिंक की हाई प्रोबेबिलिटी लगी थी। और कोई? मार्च 1970 में कैथलीन जॉन्स वाली घटना है, जिसका जिक्र ज़ोडिएक ने किया था। एक महिला और उसके बच्चे के अपहरण की कोशिश। हाँ, वो हाईवे पे मदद के बहाने। बिल्कुल। उस महिला ने बाद में ज़ोडिएक का स्केच देखकर उसे पहचाना भी था। फिर जून 1970 में सैन फ्रांसिस्को में ही एक पुलिस सार्जेंट रिचर्ड रैडिटिच की ड्यूटी के दौरान पेट्रोल कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्या इसे भी ज़ोडिएक से जोड़ा गया? ज़ोडिएक ने एक खत में दावा किया था कि उसने .38 से पार्क की हुई कार में बैठे आदमी को गोली मारी। रैडिटिच को .38 कैलिबर से ही मारा गया था, लेकिन एसएफपीडी ने कभी ऑफिशियली इसे ज़ोडिएक केस से नहीं जोड़ा। और वो नर्स जो गायब हो गई थी, डोना लास? हाँ, सितंबर 1970 में डोना लास नाम की नर्स स्टेट लाइन, नेवादा, लेक ताहो के पास से गायब हो गई। उसके अपार्टमेंट से कुछ नहीं मिला। बाद में पॉल एवरी को एक पोस्ट कार्ड मिला जिस पर लिखा था सॉट विक्टिम 12, और कुछ क्लूज थे जो डोना लास की तरफ इशारा करते थे। क्या उसका पता चला? सालों बाद 1986 में सिएरा नेवादा में एक खोपड़ी मिली थी, जिसकी पहचान 2023 में जाकर डीएनए से डोना लास के रूप में हुई। लेकिन क्या उसे ज़ोडिएक ने मारा था, ये कंफर्म नहीं है। इतने सारे संदिग्ध मामले, तो फिर ज़ोडिएक पकड़ में क्यों नहीं आया? मतलब इतने सारे हमले, इतने खत, स्केच, चश्मदीद, फिर भी वो कैसे बच निकला? ये इस केस का सबसे बड़ा सवाल है। कई वजह थीं। एक बड़ी वजह तो अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल की कमी थी। अच्छा, मतलब वैलेहो पुलिस, नापा काउंटी शेरिफ, एसएफपीडी, रिवरसाइड पुलिस सब अलग अलग काम कर रहे थे। हाँ, उस जमाने में इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं था जितना आज है। हर डिपार्टमेंट अपनी जुरिस्डिक्शन में केस देख रहा था। इससे पूरी पिक्चर जोड़ना मुश्किल हो गया। और सबूतों का क्या? क्या सबूत काफी नहीं थे? फिजिकल सबूत असल में बहुत कम थे और कंफ्यूजिंग भी थे। देखिए, अलग अलग हमलों में अलग हथियार यूज हुए। 22 कैलिबर पिस्टल, 9mm पिस्टल, चाकू। हाँ, ये पैटर्न में कंसिस्टेंसी नहीं थी। बिल्कुल। फिंगरप्रिंट्स मिले, जैसे पॉल स्टाइन की कैब से या फोन बूथ से पाम प्रिंट, पर वो या तो अधूरे थे या खराब क्वालिटी के थे या किसी फाइल में मौजूद प्रिंट से मैच नहीं हुए। हैंडराइटिंग का क्या? इतने सारे खत थे। हैंडराइटिंग एनालिसिस भी मुश्किल साबित हुआ। एक्सपर्ट्स भी एकमत नहीं थे कि सारे खत और सिफर एक ही आदमी ने लिखे हैं या नहीं। कुछ को लगा कि हैंडराइटिंग जानबूझकर बदली गई है। चश्मदीदों के बयानों में भी फर्क था। हाँ, थोड़ा थोड़ा फर्क था। किसी ने कहा चश्मा पहना था, किसी ने नहीं। वजन और उम्र का अंदाजा भी अलग अलग था। इससे एक पक्का हुलिया बनाना मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात, उस समय डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं थी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा फैक्टर था। खतों पर लार के सैंपल मिले थे, जिनसे बाद में डीएनए निकालने की कोशिश की गई, लेकिन या तो सैंपल बहुत कम थे या इतने सालों में कंटैमिनेटेड हो चुके थे कि कोई नतीजा नहीं निकला।
तो इतने सालों की इन्वेस्टिगेशन में शक के दायरे में कौन-कौन आया? क्या कोई प्राइम सस्पेक्ट था? हजारों लोगों से पूछताछ हुई। पुलिस फाइल्स में करीब 2500 सस्पेक्ट्स के नाम थे, लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा बार सामने आया और जिस पर पुलिस ने सबसे ज्यादा फोकस किया, वो था आर्थर ली एलन। आर्थर ली एलन, हाँ ये नाम मैंने सुना है। पुलिस ने ऑफिशियली सिर्फ उसी का नाम सस्पेक्ट के तौर पे लिया था। राइट। वो एक पूर्व स्कूल टीचर था, बच्चों के यौन शोषण के आरोप में सजा काट चुका था और हमलों के वक्त वेलेहो में रहता था, जहां ज़ोडियाक की एक्टिविटी शुरू हुई थी। उसके खिलाफ क्या सबूत थे? सारे परिस्थितिजन्य सबूत थे, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जैसे वो ज़ोडियाक ब्रांड की घड़ी पहनता था। ज़ोडियाक ब्रांड, ये तो बड़ा अजीब इत्तेफाक है। हाँ, उसके कुछ दोस्तों और जानकारों ने पुलिस को बताया कि एलन ने उनसे खुद को ज़ोडियाक कहने की बातें की थीं, लोगों का शिकार करने और टॉर्चर करने की फैंटेसीज बताई थीं और द मोस्ट डेंजरस गेम नाम की कहानी का जिक्र किया था, जिससे ज़ोडियाक के पहले साइफर का मैसेज मिलता जुलता था। अच्छा, और? लेक बेरियसा अटैक वाले दिन वो वहीं आसपास था, ऐसा उसने खुद माना था। उसकी हैंडराइटिंग में भी ज़ोडियाक के खतों से कुछ समानताएं पाई गईं। हालांकि एक्सपर्ट्स एकमत नहीं थे। उसके घर की तलाशी में हथियार और अजीब चीजें मिली, तो फिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कोई भी निर्णायक सबूत नहीं मिला जो उसे सीधे तौर पर ज़ोडियाक साबित कर सके। उसके फिंगरप्रिंट्स ज़ोडियाक के क्राइम सीन से मिले प्रिंट से मैच नहीं हुए। हैंडराइटिंग भी पक्की नहीं थी। नहीं, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2000 के दशक में ज़ोडियाक के खतों पर मिले लार के सैंपल से डीएनए निकाला गया और उसकी तुलना एलन डीएनए से की गई। और वो मैच नहीं हुआ? मैच नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि सैंपल कंटैमिनेटेड हो सकता है, पर ऑफिशियली डीएनए ने एलन को ज़ोडियाक से लिंक नहीं किया। डिटेक्टिव डेव टोसी ने भी बाद में माना कि एलन के खिलाफ जितने भी सबूत थे, वो सब छानबीन के बाद नेगेटिव ही निकले। एलन की मौत कब हुई? 1992 में हार्ट अटैक से। वो आज भी सबसे मशहूर सस्पेक्ट है, पर केस कभी उसके खिलाफ साबित नहीं हो पाया। एलन के अलावा और कौन से नाम हैं? लिस्ट बहुत लंबी है। हाल ही में एक प्राइवेट ग्रुप है द केस ब्रेकर्स, जिसमें पूर्व एफबीआई एजेंट्स और डिटेक्टिव्स शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि गैरी फ्रांसिस पोस्ट नाम का आदमी ज़ोडियाक था, जिसकी 2018 में मौत हो गई। क्या उनके दावे में दम है? उनके दावों पर काफी विवाद है। उन्होंने कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पेश किए हैं, जैसे पोस्ट के माथे पर निशान का स्केच से मिलना या कुछ क्रिप्टिक मैसेजेस, पर एफबीआई ने कहा है कि केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। और भी सस्पेक्ट्स थे? हाँ, लॉरेंस केन या के, रिचर्ड मार्शल, अर्ल वैन बेस्ट जूनियर, कई नाम हैं जिन पर शक गया, पर किसी के खिलाफ भी आर्थर ली एलन जितने सबूत भी नहीं थे। असलियत यह है कि ज़ोडियाक की पहचान आज तक एक रहस्य है। तो ज़ोडियाक केस सिर्फ एक अनसुलझा क्राइम नहीं रह गया है, ये तो एक कल्चरल फिनोमेना बन गया है। बिल्कुल, इसे अक्सर अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध अनसुलझा हत्या का मामला कहा जाता है। आधी सदी बीतने के बाद भी दुनिया भर में लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं। हाँ, मैंने देखा है। ज़ोडियोलॉजिस्ट्स का एक पूरा समुदाय है ऑनलाइन, एमेच्योर जासूस जो अपने लेवल पर इस केस को सुलझाने में लगे हैं, थ्योरीज बनाते हैं, क्लूज ढूंढते हैं। सही। और इस केस पर किताबें लिखी गई हैं, जिनमें रॉबर्ट ग्रेस्मिथ की ज़ोडियाक सबसे मशहूर है। ग्रेस्मिथ खुद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में कार्टूनिस्ट थे जब ज़ोडियाक के खत आते थे, और वो इस केस से ऑब्सेस्ड हो गए थे। उसी किताब पर डेविड फिंचर ने 2007 में एक बेहतरीन फिल्म बनाई थी, ज़ोडियाक। हाँ, जो काफी हद तक असल घटनाओं और इन्वेस्टिगेशन पर आधारित थी। उससे पहले 1971 में भी एक फिल्म बनी थी, डर्टी हैरी, जो ज़ोडियाक किलर से प्रेरित थी। सवाल वही रहता है, क्या ज़ोडियाक का रहस्य कभी सुलझेगा? क्या कोई नई टेक्निक, शायद डीएनए में कोई और एडवांसमेंट, सालों पुराने इन धुंधले सबूतों से सच उगलवा पाएगी? या फिर ज़ोडियाक हमेशा के लिए एक फैंटम, एक पहेली बनकर रह जाएगा, एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आते ही आज भी एक सिहरन सी दौड़ जाती है? ये सवाल शायद हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें परेशान करते रहेंगे। और शायद यही उसके सबसे बड़ी और सबसे डरावनी जीत है कि आधी सदी से ज्यादा बीत जाने के बाद भी वो आज भी हमारे दिमाग में जिंदा है, हमें उलझाए हुए है अपनी अनसुलझी कहानी के साथ। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। ये वाकई एक उलझा हुआ और डरा